Hello and welcome, my dear students. Uh, this is lecture number 5, I think, of the series that I have started uh, by the title Top 50 NCRT, where I'm taking 50 important lines from the NCRT from each chapter, which are the very important potential questions that can be asked in your examination. Myself, Dr. Shad, and let us begin our journey in human health and disease, which is a chapter number 8, I think, of your class 12th. So let's begin with the first question. The first question states asks us about this is very easy chapter with respect to others, so the answers are going to be very easy to understand and they don't need much explanation. So first question asks you, disease causing agents are called. तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं. तो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं दे आर नेम्ड एज पैथोजेंस. दे आर नेम्ड एज पैथोजेंस. उनको हम पैथोजेंस कहते हैं. ओके, वेरी सिंपल. नंबर 2 क्वेश्चन जो है दैट इज आस्किंग अबाउट द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड. टाइफाइड किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है. तो द आंसर इज साल्मोनेला टाइफाइड. वेरी सिंपल आंसर. Question number 3. It is asking you about the fever in typhoid. So there's a particular range of temperature which your book has mentioned. ठीक है. So यही फीवर का रेंज आपको पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा दैट इज़ 39 to 40 डिग्री सेल्सियस. सस्टेन्ड फीवर है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस. तो टाइफाइड में फीवर जो है वो इसी रेंज में रहता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं. यहाँ पे आपको बोल रहा है इफ़ नॉट ट्रीटेड इट कैन लीड तो इफ़ नॉट ट्रीटेड वट इफ टाइफाइड इज़ नॉट ट्रीटेड, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है. तो उसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन्स में होल हो सकता है. तो इंटेस्टाइन्स में होल होना दैट इज़ कॉल्ड इंटेस्टाइनल परफोरेशन. इंटेस्टाइनल परफोरेशन. तो ध्यान रखना अगर टाइफाइड को ट्रीट नहीं किया तो इट कैन लीड टू समटाइम्स द पर्सन गेट्स हील्ड बाय इटसेल्फ बाय हिज ओन इम्यून सिस्टम, बट फिर भी कुछ इम्यूनोडेफिशिएंट इंडिविजुअल्स में इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है. ठीक है. और इंटेस्टाइनल परफोरेशन की वजह से फिर वो मर सकते हैं. ठीक है. इस चीज़ का आप ध्यान रखना. तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान रखेंगे. विद टाइफाइड इज कन्फर्म बाय. तो टाइफाइड के लिए एक टेस्ट किया जाता है. व्हाट इज दैट टेस्ट. सो ध्यान रखना दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज वाइडल टेस्ट. वाइडल टेस्ट ध्यान रखना. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं. निमोनिया के बारे में पूछा जाता है. तो निमोनिया जो है ना इसके बहुत सारे पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है. वन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. और दूसरा भी एक ऑर्गेनिज्म है जो आपकी बुक ने लिखा है हेमोफिलस. हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा. ठीक है. तो निमोनिया लंग्स के अल्वियोलाई का इन्फेक्शन है, इंटरस्टिशियम का इन्फेक्शन है. ठीक है. तो इसमें अल्वियोलाई फ्लूइड से भर जाता है जिससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, तो हमारे लिप्स नेल्स वगैरह फिर ब्लूश हो जाते हैं. ठीक है. ब्लूश हो जाते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है नेल्स एंड लिप्स टर्न. ठीक है. तो ये ब्लूश हो जाते हैं, ब्लूश हो जाते हैं निमोनिया में. ठीक है. ब्लूश कलर आ जाता है इनको. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे. कॉमन कोल्ड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है. तो कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज़ है एंड उस वायरस को हम बोलते हैं रीनो वायरस. तो दैट इज़ कॉल्ड रीनो वायरस. और ध्यान रखना इसका लाइफ साइकिल हमारा इम्यून सिस्टम इसको एलिमिनेट कर देता है 3 to 7 डेज़ में. ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है. तो इस बीच हम सिम्टोमेटिक ड्रग्स ले सकते हैं. ठीक है. उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है. तो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स को हम क्या बोले, हम उनको पैथोजेंस बोले. टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफाइड से होता है. टेम्परेचर कितना रहता है टाइफाइड में, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस. टाइफाइड को ट्रीट ना किया तो क्या हो सकता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है. टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, विडाल टेस्ट करेंगे. निमोनिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है. और कौन हो सकता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो सकता है. ठीक है. और नेल्स और लिप्स जो है ना उनका कैसा कलर हो जाता है निमोनिया में, ब्लूइश कलर हो जाता है. कॉमन कोल्ड किस ऑर्गेनिज्म से होती है, कॉमन कोल्ड रीनो वायरस से होती है. और कोल्ड का साइकिल जो है ना कितने टाइम तक चलता है, 3 to 7 डेज तक चलता है. उसके बाद कोल्ड खुद ही ठीक हो जाता है. ठीक है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है सवाल कि मलेरिया जो है ना, मलेरिया किस कौन सी डिजीज़ है.
कि बैक्टीरियल है, वायरल है, ठीक है। ऑप्शन हो सकते हैं बैक्टीरियल, ऑप्शन हो सकता है वायरल, ऑप्शन हो सकता है प्रोटोजोअल, हेलमिंथिक, फंगल, ये सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। तो ध्यान रखना आपको, ये तो यहाँ पे प्रोटोजोअल डिजीज़ है, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है। तो उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, दैट इज़ नेम्ड एज प्लाज्मोडियम, उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। फिर उस प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीशीज़ है, लाइक हम देखेंगे विवैक्स होता है, ठीक है, ओवेल होता है, मलेरिए होता है, और फैल्सीपैरम होता है, ठीक है, फैल्सीपैरम होता है, ठीक है। ये सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 आपको पूछता है मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होती है, यानी वेरी डेंजरस टाइप ऑफ मलेरिया विच इज़ वेरी डेंजरस, विच इज़ लीथल टाइप ऑफ मलेरिया, वो किससे होती है। तो वो स्पीशीज जो है दैट इज़, यस दैट इज़ प्लाज्मोडियम। कौन सी स्पीशी है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, दैट स्पीशीज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में। तो प्लाज्मोडियम का कौन स्टेज इन्फेक्टिव है। तो बहुत सारे स्टेज होते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में, लेकिन उनमें से एक ही स्टेज है जिसको मॉस्किटो बाइट की टाइम इंजेक्ट करता है ह्यूमन्स में, ठीक है। और उस स्टेज को हम बोलते हैं इन्फेक्टिव स्टेज। तो वो कौन सा स्टेज है, दैट इज़ नन अदर दैन द स्पोरोजॉइड। उस स्टेज को हम बोलते हैं स्पोरोजॉइड, ठीक है। दैट स्टेज इज कॉल्ड एज स्पोरोजॉइड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे जाएंगे। इनिशियल रेप्लिकेशन ऑफ मलेरिया ऑकर्स इन, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट, एक्चुअली मलेरियल पैरासाइट जो कि प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम बॉडी में गया, स्पोरोजॉइड बॉडी में गया, तो पहले ये किस ऑर्गन में रेप्लिकेट करेगा, किस जगह पे बॉडी में डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर इट डिवाइड्स इन योर लिवर। तो लिवर में डिवाइड करना ये स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। देखो जब भी ये फिर आरबीसीज में जाता है ये प्लाज्मोडियम, फिर वहाँ पे जब ये रेप्लिकेट करता है तो उस दौरान ये हीमोग्लोबिन को एक कंपाउंड में चेंज करता है। दैट मॉलिक्यूल दैट और दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज हेमोजॉइन। तो ध्यान रखना, हेमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू हेमोजॉइन, और हेमोजॉइन की वजह से ही फिर फीवर होता है मलेरिया में और चिल्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, फिर जो गमीटोसाइट्स लेता है ना दूसरा मॉस्किटो, तो वो उसी की स्टमक में फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, दे फ्यूज़ इन स्टमक ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो। तो मॉस्किटो का नाम क्या है, एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे आपको सिनारियो दिया जा रहा है, ठीक है। तो पहले ज़रा रिकॉल करेंगे हमने क्या सीखा। मलेरिया इज़ विच टाइप ऑफ डिजीज़, मलेरिया इज़ ए प्रोटोजोअल टाइप ऑफ डिजीज़, ठीक है। ये एक प्रोटोजोअल टाइप ऑफ डिजीज़ है, ठीक है। इट्स ए प्रोटोजोअल टाइप ऑफ डिजीज़, ओके। और मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होती है, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होती है। एंड इन्फेक्टिव स्टेज प्लाज्मोडियम का कौन सा होता है, दैट इज़ नन अदर दैन स्पोरोजॉइट। और सबसे पहले प्लाज्मोडियम कहाँ पे रेप्लिकेट करता है, लिवर में करता है। और जब ये रेप्लिकेट करता है फिर आरबीसीज में, वहाँ हेमोग्लोबिन को किस में कन्वर्ट करता है, हेमोजॉइन में कन्वर्ट करता है। और फिर जब गमीटोसाइट्स बनते हैं जिनको दूसरा मॉस्टो ले जाता है, तो वो उसके कहाँ पे फ्यूज़ होते हैं, स्टमक में फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन आ रहा है कि देयर इज ए पर्सन जिसकी जिसके स्टूल में एक्सेस म्यूकस है और एक्सेस ब्लड क्लॉट्स है, ठीक है। तो इसको कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये जब भी ये सिम्टम्स लिखे होंगे, स्टूल में ब्लड क्लॉट्स है, म्यूकस है, तो दिस इज़ एमीबिएसिस या अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है। और इसको कॉज करता है कौन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो आपने ये ध्यान में रखा ही होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जहाँ पे आपको एस्कैरिस के इन्फेक्शन के बारे में पूछा जाता है, जिसको एस्कैरिस बोलते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ से एक्वायर किया जाता है, तो ध्यान रखना ये यहाँ ज़्यादातर सॉइल से एक्वायर किया जाता है। और बच्चे जो मिट्टी के साथ खेलते हैं वही सॉइल से एक्वायर करते हैं इसको, क्योंकि इसके एग्स जो है ना वो सॉइल में ही पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, फ्लैरियल वर्म कहाँ रहता है, कहाँ रहना पसंद करता है, एक्चुअल सवाल यही है, बॉडी में, हमारी बॉडी में कहाँ रहता है। तो ध्यान रखना ये लिम्फेटिक वेसल्स में रहता है, लिम्फ वेसल्स में, ठीक है। और किन लिम्फ वेसल्स में, ज़्यादातर लिम्फ वेसल्स ऑफ लोअर लिम्फ, ठीक है। लोअर लिम्फ की लिम्फ वेसल्स में रहना पसंद करता है, जब फिर जब उनको उनमें ग्रो करके उनको ब्लॉक ही कर देता है। जब लिम्फ रुक जाता है तो लिम्फ जमा होने के कारण फिर लास्ट पे लेग जो है ना स्वेलअप हो जाती है और एलिफेंट्स लेग बन जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। अब देखो ड्राई स्केली लीजन्स ऑन स्किन, स्कैल्प एंड नेल्स, ये क्या है भाई, दिस इज नन अदर देन रिंग वर्म।
ये फंगल इन्फेक्शन है एंड इसको हम रिंग वर्म बोलते हैं, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट क्या सीखा, म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स किस में आ जाते हैं, एमीबिएसिस में। एस्कैस इन्फेक्शन के चांसेस कहाँ पे है ज़्यादा एक्वायर करने के, सॉइल से। फिलेरियल वर्म हमारी बॉडी में कहाँ पे रहता है, लिम्फ वेसल्स में रहता है, लोअर लिम्फ के। और ड्राई स्किली लीजन्स अगर होंगे स्किन स्कैल्प या दिस नेल्स पे, इसको हम, ये कौन सी डिजीज़ होगी, ये रिंग वर्म डिजीज़ होगी जो कि फंगल डिजीज़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। चलिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपको फुल फॉर्म पूछ रहा है PMNL की। तो PMNL क्या होता है, ठीक है। PMNL स्टैंड्स फॉर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। अब ये PMNL किस सेल को असल में बोलते हैं, ठीक है। इट्स एक्चुअली अनदर नेम फॉर न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को ये क्यों बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, क्योंकि अगर आप न्यूट्रोफिल को देखोगे उसके अंदर न्यूक्लियस जो है ना, उसके बहुत सारे लोब्स होते हैं और वेरिएबल लोब्स होते हैं। एक में 10 होंगे, एक में 8 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, ठीक है। इसीलिए पॉली यानी बहुत सारे, मॉर्फो शक्लें हैं, न्यूक्लियर तो बहुत सारी शक्लें हैं न्यूक्लियस की इस ल्यूकोसाइड में, जिसको आप न्यूट्रोफिल बोलते हो, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड भी बोलते हो। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको बोल रहा है इंटरफेरोनस फॉर्म डैश बैरियर। तो हमारे इनिट इम्यूनिटी के बहुत सारे बैरियर्स हैं। आपको पूछा जा रहा है कि इंटरफेरोनस कौन सा बैरियर बनाते हैं। तो इंटरफेरोनस जो है हमारा साइटोकाइन बैरियर बनाते हैं, ठीक है। साइटोकाइन बैरियर बनाते हैं, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन थे, फिजिकल होते हैं, फिजियोलॉजिकल होते हैं, सेल्यूलर होते हैं, और ये लास्ट का साइटोकाइन होता है। ये फर्स्ट होता है फिजिकल, सेकंड होता है फिजियोलॉजिकल, थर्ड होता है सेल्यूलर और फोर्थ होता है साइटोकाइन बैरियर। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स क्या होता है। तो एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स जो है, एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, इट्स ए सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है। इट्स ए सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ये एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, ठीक है। यानी कि पहली बार इन्फेक्शन हुआ तो पहली बार बॉडी में रिस्पॉन्ड किया, वो बहुत ही लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स होता है, उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। फिर हो गया काम, फिर अगली बार इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। तो अगली बार इन्फेक्शन होने पे जो बॉडी इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं उसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर, या एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बोला है एंटीबॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एंटीबॉडी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर में ऐसे 4 चेन्स होते हैं, वाई शेप्ड होता है, तो उसमें 2 हैवी होते हैं, 2 लाइट होते हैं, और उन सभी चेन्स के दरमियान ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो एंटीबॉडी स्ट्रक्चर हैज़, हम ऐसे कहेंगे, 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन्स, जिसको आप लिखते हो एज H2L2, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जाएंगे। ये बोल रहा है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ के डिफरेंट टाइप्स है, लाइक IgG है, लाइक IgA है, लाइक IgM है, लाइक IgE है, एंड लाइक IgD है, ठीक है। जिसको आप याद रख सकते हो सीधे GAMED गेम्ड वर्ड से, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ है। कोई क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी, विच द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी, लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़ की इम्यूनिटी, ठीक है। सो इट इज़ ड्यू टू एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ को कौन से क्रिएट करते हैं, इनको बी लिम्फोसाइट्स क्रिएट करते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं एंटीबॉडीज़ और बी लिम्फोसाइट्स। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन की बात कर रही है। ग्राफ्ट रिजेक्शन किस चीज़ की वजह से होता है। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से होता है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन इज ड्यू टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है। तो कोलेस्ट्रम इज़ द फर्स्ट मिल्क, तो उसमें IgA एंटीबॉडी होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछ रहा है ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर टू फीटस। तो मदर से फीटस को जो एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होते हैं, वैसे कौन सी एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होते हैं, IgG एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होते हैं। इस टाइप ऑफ इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, या इसको कौन सी इम्यूनिटी बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज
पेसिव इम्यूनिटी, हम इस इम्यूनिटी को पेसिव इम्यूनिटी बोलते हैं जब फीटस को खुद ही ऑलरेडी बनी हुई एंटीबॉडीज़ मिलते हैं, ठीक है। तो पीएमएनएल क्या होता है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इंटरफेरॉन्स कौन सा बैरियर बनाते हैं? साइटोकाइन। एन रेस्पॉन्स कौन सा रेस्पॉन्स है? प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? सेकेंडरी है। एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर में कितने चेन्स है? 2 हैवी 2 लाइट। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ में कौन कौन आते हैं? GAMET। और ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी है? जो एंटीबॉडी से है या हमारी बी लिम्फोसाइटिस से है, ठीक है। एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है। कोलेस्ट्रॉल में कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है? IgA एंटीबॉडीज़ होती है। एंड जब एंटीबॉडीज़ मदर से फीटस की तरफ जाती है उस इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? दैट इम्यूनिटी इज़ कॉल्ड एज पेसिव इम्यूनिटी, ठीक है। उस इम्यूनिटी को पेसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपको पूछ रहा है प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन और इनएक्टिव पैथोजन इज। जब भी हम एक प्रिपरेशन बनाते हैं एंटीजेनिक प्रोटीन की या इनएक्टिव पैथोजन की, उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपको ध्यान रहना चाहिए, इसी को हम वैक्सीन बोलते हैं। एंड ये हम फिर इंजेक्ट करते हैं एक हेल्दी इंडिविजुअल में ताकि उसको डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ और मेमोरी बन के रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछ रहा है एंटी टेटनस सिरम। तो किसी को टेटनस डिजीज़ हुई है, सिम्टम्स आने लगे हैं, तो आप उसको एंटी टेटनस सिरम देते हो। तो ये एंटी टेटनस सिरम क्या होता है? तो एक्चुअली एंटी टेटनस सिरम एक सोल्यूशन होता है जिसमें एक प्रिपरेशन होती है जिसमें आपकी टेटनस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है। सो इट्स एन और ये कौन सी एग्जाम्पल है? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ पेसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपने सीधे एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट किए तो इसको पेसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। आपकी बुक में पर्टिकुलरली मेंशन्ड है ये चीज़, ठीक है। पेसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 31, डैश वैक्सीन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कौन सा है ये? इट इज़ ए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो ध्यान रखना, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है इसको बायोटेक्नोलॉजी या रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। और क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो यहाँ पे आपको एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स पूछा जा रहा है टू एंटीजन, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज एलर्जी। इट इज़ नथिंग बट एलर्जी। तो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स टू एंटीजन जो है दैट्स कॉल्ड एलर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे, एंटीबॉडीज़ ऑफ एलर्जी आर। एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है? तो ध्यान रखना, इसका आंसर है आपके पास IgE। तो IgE इज़ द सिंगल एंटीबॉडी विच इज़ इन्वॉल्व इन एलर्जिक रेस्पॉन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर आपको कि वैक्सीन क्या होता है? इज़ अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीजेनिक प्रोटीन। एंटी टेटनस सीरम जो है ना, उसमें क्या होता है? एंटीबॉडीज़ होते हैं और ये पेसिव इम्यूनाइजेशन में आता है। तो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से कौन सा वैक्सीन बनाया गया है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। और बॉडी अगर एग्जैजरेटेड मैनर में रिस्पॉन्ड करे तो उसको कौन सा फिनोमेना बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। और एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है? दैट इज़ IgE। और एलर्जी को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। एलर्जी को आप डिफरेंट तरह के ड्रग्स देते हो, लाइक आप एंटी हिस्टामिन्स देते हो, ठीक है, जिसमें वो लियोस्ट्रेजीन वगैरह आता है, ठीक है। इसमें आप स्टीरॉइड्स दे सकते हो, ठीक है, डेक्सामेथासोन वगैरह। और इसमें आप सबसे सीवियर तरह की एलर्जी में आप एड्रेनलिन देते हो, ठीक है। एड्रेनलिन जो है ये सबसे पावरफुल ड्रग माना जाता है अगेंस्ट एलर्जिक रेस्पॉन्स, खासकर एनाफाइलैक्सिस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। कौन से लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं? सबसे पहले प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट्स बनती है और मैच्योर होती है, ठीक है। बनती है और मैच्योर होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है सबसे पहले आपका बोन मैरो, इसमें सबसे पहले आपका बोन मैरो आ जाता है और इसमें आ जाता है हमारा थाइमस, ठीक है। फिर जहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है, उनको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। बाकी के सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि माल्ट यानी म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू वो कितना परसेंट बनाता है टोटल लिम्फोइड टिश्यू का? तो ध्यान रखना, इट इज़ 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू है, ठीक है। और 37वां क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछ रहा है HIV कौन सा वायरस है? तो HIV एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस मतलब कि इसके पास RNA है, जीनोम, ठीक है। और RNA कौन सा है? सिंगल स्ट्रैंड RNA है, लेकिन ध्यान रखना इसके 2 कॉपीज़ होते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 आपको पूछ रहा है इंक्यूबेशन पीरियड, यानी डिजीज़
को एक्वायर करने और उसके बाद सिम्टम आने के बीच में टाइम कितना होता है? तो बहुत ही लॉन्ग होता है, 5 to 10 ईयर्स होता है, इसका ध्यान रखना आप, ये पूछा जा सकता है। तो एलर्जी को आपने एंटीहिस्टामिन से ट्रीट किया, स्टीरॉयड से ट्रीट किया और एड्रेनलिन से ट्रीट किया, ठीक है। और प्राइमरी लिम्फोड ऑर्गन्स में आपके बोन मैरो और थाइमस आ जाते हैं। और माल्ट आपका 50% बनाता है लिम्फोइड टिश्यू का। एचआईवी एक रेट्रोवायरस है, इसमें आरएनए जीनोम है, 2 सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के कॉपीज होते हैं। और एचआईवी का इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 10 ईयर्स तक का हो सकता है, ठीक है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है एचआईवी किन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, एचआईवी किन सेल्स को अटैक करता है, ठीक है। एचआईवी CD4 सेल्स को अटैक करता है, जिसमें मेनली हमारे TH सेल्स आते हैं, यानी कि टी हेल्पर सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन जो है आपको पूछ रहा है एचआईवी को किससे डिटेक्ट करते हैं। तो एक टेस्ट है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, वरना आज तो बहुत सारे टेस्ट है। तो एलाइजा एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। तो एलाइजा का फुल फॉर्म भी आपको कभी कभी पूछा जाता है। एलाइजा इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 41 जो है आपसे पूछ रहा है नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स में एक डिफरेंस होता है। नॉर्मल सेल्स एक फिनोमेना दिखाते हैं। व्हाट इज दैट फिनोमेना कॉल्ड? दैट फिनोमेना इज कॉल्ड कंटैक्ट इनहिबिशन। और इसका मीनिंग भी इतना ही सिंपल है, यानी कि एक सेल दूसरे सेल को कंटैक्ट में आने से उसका डिवीजन रोकती है, जंबलिंग होने से रोकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछ रहा है प्रोसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स इज कॉल्ड। जब मैलिग्नेंट ट्यूमर फैलता है एक ऑर्गन से तो बाकी साइट्स की तरफ, बाकी ऑर्गन्स की तरफ, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछ रहा है एमआरआई और सीटी। एमआरआई इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सीटी इज कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो ये बोल रहा है ये क्या यूज़ करता है, ये क्या यूज़ करता है इमेज जनरेट करने के लिए। तो एमआरआई यूज़ करता है मैग्नेटिक फील्ड या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिससे सेफ रहता है, ठीक है। वाइल सीटी जो है ना वो आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करता है, जिससे सीटी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल बन जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल पूछी जा रही है आपको बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर में। बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि वो कैंसर सेल्स को एलिमिनेट करे। और एक एग्जांपल आपकी बुक में लिखी गई है, दैट इज़ अल्फा इंटरफेरॉन, ठीक है। बोलना नहीं इस चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, ओपियोइड रिसेप्टर्स की बात किए जाते हैं। ओपियोइड मतलब मॉर्फिन, कोडीन वगैरह वगैरह। इनके रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में कहाँ होते हैं? एक तो सीएनएस में होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और जीआईटी में होते हैं, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, हीरोइन की केमिकल फार्मूला पूछी जा रही है, केमिकल नेचर पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना, पूछा जाता है बहुत बार। हीरोइन होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, यानी कि 2 एसिटाइल ग्रुप उस मॉर्फिन पे ऐड करने हैं, हमारे पास हीरोइन आ जाता है, जिसको आप स्मैक भी बोलते हो, ठीक है। इस चीज़ का आप ख्याल रखना। और हीरोइन जो है ना, आपसे पूछा जाता है हीरोइन इज़ डैश बॉडी फंक्शन, ये इंक्रीज़ करता है बॉडी फंक्शंस को, फास्ट करता है या डिक्रीज़ करता है या स्लो करता है। तो ध्यान रखना, हीरोइन स्लो कर देता है बॉडी फंक्शन को, हार्ट रेट वगैरह सब कुछ स्लो कर देता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48 आपको पूछा जा रहा है कोकेन जो है। तो पहले ज़रा इनको रिकॉल करेंगे, क्या समझा हमने। एच आई वी सी डी फोर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिसमें मेनली हमारे हेल्पर टी सेल्स आ जाते हैं। एच को डिटेक्ट करना है तो एलाइजा यूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मल सेल्स में ये फिनोमेना होता है, क्या बोलते हैं इसको, कंटैक्ट इनहिबिशन, जिससे रोकते हैं एक दूसरे का डिवीजन बाय कंटैक्ट। प्रोसेस ऑफ स्प्रेड जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की, उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। एमआरआई और सीटी में एक डिफरेंस है, सीटी में आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ होती है, एमआरआई में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ होती है। एंड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स में एक एग्जांपल आपके पास आती है अल्फा इंटरफेरॉन। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिसकी वजह से वो आपका कैंसर सेल्स को एलिमिनेट कर पाता है। एंड ओपियोइड रिसेप्टर्स आपको सीएनएस में मिलते हैं और गट में मिलते हैं। और हीरोइन को केमिकली आप जानोगे तो आपको मिलेगा कि ये डाइस्टाइल मॉर्फिन होता है या स्मैक, इसको आप कॉमनली बोलते हो। और हीरोइन आपकी बॉडी की फंक्शंस को स्लो कर देता है या धीमा कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 पे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 48 आपको बोल रहा है कोकीन क्या है। तो कोकीन ध्यान में रखना, कोकीन एक स्टूमुलेंट है, ठीक है। कोकीन एक स्टूमुलेंट है, ठीक है। कोकीन इज ए स्टूमुलेंट, ठीक है। और कोकीन किसके साथ इंटरफेयर करता है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इंटरफेयर करता है। दैट न्यूरोट्रांसमीटर इज डोपामीन, ठीक है। इंटरफेयर्स विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे, प्लांट्स विथ हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ कौन से प्लांट्स में, इसमें कौन कौन सा प्लांट आता है। इसमें दो प्लांट्स आते हैं, एक तो आता है एट्रोपा बेलेडोना और दूसरा आता है डेटूरा स्ट्रामोनियम, डेटूरा स्ट्रामोनियम, ठीक है। तो कोकीन एक स्टूमुलेंट है, ये डोपामीन के इंटरफेयर करता है। और किस प्लांट की हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, एट्रोपा बेलेडोना और डेटूरा स्ट्रामोनियम की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, निकोटीन इन स्मोक स्टूमुलेट्स। तो स्मोक, सिगरेट स्मोक में निकोटीन एक नाम का एक केमिकल होता है। तो ये क्या करता है हमारी बॉडी में, ये ध्यान रखना, ये स्टूमुलेट करते हैं ग्लैंड को, जिसको आप एड्रिनल ग्लैंड बोलते हो, ठीक है। और वहाँ से फिर एड्रेनलिन वगैरह रिलीज कराता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, सिंपल क्वेश्चन, एडोलसेंस किसको हम बोलते हैं, 12 से लेकर 18 ईयर्स की एज को एडोलसेंस बोलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 52 मैंने यहाँ पे रखा है आपके लिए, डैमेज इन लिवर ड्यू टू अल्कोहल इज कॉल्ड सिरहोसिस। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने इसलिए ताकि चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछता है, इंट्रावेनस ड्रग इंजेक्शन से क्या खतरा रहता है। तो इससे इन्फेक्शन हो सकते हैं लाइक हेपेटाइटिस बी, लाइक HIV एक्स्ट्रा, क्योंकि नीडल शेयरिंग ज़्यादा की जाती है, ठीक है। सो दैट वाज द लास्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सीखा हमने स्टूमुलेट होता है कोकीन, और ये डोपामीन का अपटेक रिड्यूस करता है, ठीक है। और प्लांट्स जिनकी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ है, उसमें एट्रोपा बेलेडोना आता है और डेटूरा आता है। निकोटीन हमारे एड्रेनल ग्लैंड को स्टूमुलेट करता है। एडोलसेंस 12 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप को बोलते हैं। और लिवर में जो डैमेज होता है दैट्स कॉल्ड सिरहोसिस। और IV ड्रग एब्यूजर्स में हेपेटाइटिस बी और HIV का इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो दैट वाज the end of this lecture. I again thank you for listening patiently and have a nice day, ठीक है।